we are going to start. Okay, people, we are going to start with working of institutions. ठीक है, working of institution मतलब देखो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ठीक है, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट आती है, ठीक है। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट सही काम कर पा रही है? तो इस गवर्नमेंट को सही काम करवाने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली इंस्टीट्यूट्स, और इन इंस्टीट्यूट्स पे जिम्मेदारियां होती हैं पर्टिकुलर चीज़ों को हैंडल करने के लिए। सो हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ये जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं ये कैसे काम करते हैं, हाउ डू दीज इंस्टीट्यूशंस वर्क अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। सो वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। सिर्फ डेमोक्रेसी मतलब रूलर्स क्या बोलेंगे हम, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनको इलेक्शन में जितवा देना, बस यही हमारा काम नहीं है, ठीक है। ये इलेक्शन में जीत कर जब गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो गवर्नमेंट को सही रूप से चलाना भी इनकी जिम्मेदारी है, और इसी को हम इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. हमारे कंट्री में जो मेजर डिसीजंस होते हैं, जो लिए जाते हैं, और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंटेशन होता है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। ओके, हाउ आर मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकिंग। मेजर पॉलिसी डिसीजंस को कैसे लिया जाता है, ठीक है। अ गवर्नमेंट ऑर्डर, जैसे अगस्त 13, 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर इशू किया, ऑफिस मेमोरेंडम होती है भाई साहब इसकी, ठीक है। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैड अ नंबर। जैसे आप देखो जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई परचेज करते हैं तो आपको एक ऑर्डर नंबर जनरेट होता है, तो इसी तरह से गवर्नमेंट के भी ऑर्डर नंबर्स होते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट कोई फरमान जारी करती है, जब कोई लॉ लाती है, ठीक है, सो इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्डर, इसका एक डेट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैड अ नंबर, इसका एक अपना नंबर होता है एंड इज नोन बाय द, समझ लो ऐसे एक नंबर रहेगा कोई, ठीक है, EST डेटेड 13/8/1990, इस तरह से वैसा ऑर्डर नंबर होगा, ठीक है। ऑर्डर नंबर होगा और ऑर्डर पे डेट भी होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर। जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस साइंड द ऑर्डर। अभी उस ऑर्डर को कौन साइन कर रहा है, ठीक है, उस ऑर्डर को कौन ऑथोराइज कर रहा है। सो जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट, तो ये एक एग्जाम्पल है कि एक ऑर्डर कैसे दिखेगा, हाउ विल द ऑर्डर लुक लाइक। तो जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस साइंड द ऑर्डर। सो ही हैज बेसिकली साइंड ऑन द ऑर्डर। क्लियर है पीपल, ओके। It looked like an ordinary circular or notice that you may have seen in school, but this one was very important and became a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened later. तो क्या हुआ था कि ये जो है एक कॉन्ट्रोवर्सी, आपने देखा रहेगा स्कूल में नोटिस आता है, ठीक है, स्कूल में कोई नोटिस चिपकाया जाता है बाय ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, बाय ट्रस्टी, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही कोई गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज हुआ था, लेकिन लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। तो कुछ गड़बड़ हुआ था, ठीक है। इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल, बट दिस वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सालों तक एक कंट्रोवर्सी चली, ठीक है। क्या हुआ था, ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, एक मेजर पॉलिसी डिसीजन था। 27% ऑफ द वैकेंसीज in civil posts and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया भाई साहब, 27% वैकेंसी सिविल पोस्ट में, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम SEBC बोलते हैं। मतलब एजुकेशन में जो लोग बैकवर्ड क्लास हैं और सोशली जो लोग बैकवर्ड क्लास हैं। अभी ये बैकवर्ड क्लास कौन होंगे, ठीक है। बैकवर्ड क्लास मतलब हमारे समाज में कुछ सरनेम्स को आइडेंटिफाई करके कुछ जो कास्ट हैं उनको बैकवर्ड क्लास डिफाइन किया गया। सो दीज आर बेसिकली द बैकवर्ड क्लास पीपल। अगर आप इस बैकवर्ड क्लास में
आते हैं तो आपके लिए जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, ठीक है। सो 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट मतलब जो गवर्नमेंट के पोस्ट होते हैं, सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये प्राइवेट में नहीं है, ठीक है, प्राइवेट में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में ये सिक्योरिटी है, ठीक है। 27% जॉब इनके लिए रिजर्व है, ठीक है। SEBC is another name for those people who belong to caste that are considered backward by the government। तो गवर्नमेंट ने हर एक रीजन में बैकवर्ड कास्ट को आइडेंटिफाई किया है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग बैकवर्ड कास्ट हैं, ठीक है। तो इन बैकवर्ड कास्ट की एक लिस्ट बनी है, उस लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपको 27% का जॉब रिजर्वेशन है, ठीक है। SEBC is another name for those people who belong to caste that are considered backward by the government, ठीक है, गवर्नमेंट ने जिनको बैकवर्ड कंसीडर किया। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वाज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब तक सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ही बेनिफिट था, लेकिन अभी इनको भी हो गया है, ठीक है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, इनको भी ये जॉब्स मिलेंगे। ओनली पर्सन जो बिलोंग टू बैकवर्ड कास्ट वे एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स, ठीक है। ओनली पर्सन जो बिलोंग टू बैकवर्ड कास्ट, जो बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं, सिर्फ उनको ही ये 27% जॉब्स मिलेंगे। अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दीज जॉब्स, बाकी लोग इन जॉब्स के लिए कम्पीट नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, इस चीज़ को समझो, ठीक है। जैसे समझ लो एक जॉब है, कोई गवर्नमेंट का कोई जॉब है, लेट्स से रेलवेज को रिलेटेड, डिफेंस को रिलेटेड, टीचिंग को रिलेटेड, एनीवे, ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। लेट्स से दिस इज गवर्नमेंट जॉब ए, ठीक है, क्लियर है। अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इस गवर्नमेंट जॉब ए में मतलब समझ लो 100 लोगों की नियुक्ति होगी, ठीक है, 100 पीपल विल बी रिक्रूटेड फॉर दिस जॉब। आउट ऑफ दिस 27 पीपल, फॉर एवरी 100 पीपल 27 पीपल विल बी फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट। अभी इसको समझिए, इसके पहले क्या होता था, ठीक है, तो इसके पहले ये होता था कि भाई साहब जितना भी परसेंटेज तय किया, लेट्स से 20% तय किया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो हायर कास्ट के होंगे और जो लोअर कास्ट के होंगे, दोनों भी इसके लिए compete करेंगे, लेकिन लोअर कास्ट वाले के बंदे की सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, समझो ऐसे, ठीक है। तो दोनों को एक वेटेज दिया जाएगा, है ना। जैसे जो भी इनका रिटन एग्जामिनेशन हुआ है, समझ लो हायर कास्ट वाले बंदे को 80% मिला है और लोअर कास्ट वाले बंदे को लेट्स से 45% मिला है, तो शायद ये लोअर कास्ट वाला क्वालिफाई ना करे, लेकिन अगर इसको 50% मिल गया तो ये क्वालिफाई कर जाएगा, इसको जॉब नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों भी compete कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ये दोनों भी compete कर सकते हैं। इसके पहले जितने भी लॉज हुए थे, इस चीज़ को समझो, क्योंकि ये आपके जीवन को आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो इसके डायनेमिक्स को समझ लीजिए, ठीक है। आप जब कल को भाई साहब मार्केट में जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू, सो हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विथ योर लाइफ, ठीक है। अभी तो चलिए एजुकेशन आप परसू कर रहे हैं, एजुकेशन को ठीक से करना है, लेकिन आगे चल के ये मतलब खींचातानी होगी जॉब्स में, ठीक है। तो पहले क्या होता था, समझ लियो 20% जो है ओबीसी के लिए है, ठीक है। अभी क्या होगा भाई साहब कि इस एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 100 पोस्ट हैं, उसमें से जितने भी पोस्ट हैं सब लोग compete करेंगे, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं उनको उनका जो कट ऑफ होता है वो कम होगा, जो हायर कास्ट को बिलोंग करते हैं उनका कट ऑफ हायर होगा, समझ में आ रहा है ये। तो ऐसा चुनाव होगा, ठीक है, लेकिन compete दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इस लॉ के तहत 27 में आपका भाई साहब ना ये तो compete ही नहीं कर सकता, सिर्फ बैकवर्ड क्लास ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ओनली बैकवर्ड क्लास अंडर SEBC रूल, सिर्फ बैकवर्ड क्लास ही 27% जॉब्स के लिए हकदार हैं। मतलब ये 27% जॉब्स का गवर्नमेंट के रिलेटेड हायर कास्ट वालों को कोई हक ही नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दे कैनॉट कम्पीट, सो ओनली पर्सन जो बिलोंग टू बैकवर्ड कास्ट वे एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स। सिर्फ और सिर्फ जो लोग बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं वो एलिजिबल हैं इस कोटा के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दीज जॉब्स, तो इनके लिए कम्पीट। द डिसीजन मेकर्स, ठीक है, हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, किसने ये डिसाइड किया, ठीक है। क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट। तो इतना बड़ा डिसीजन, ठीक है, क्योंकि पूरे देश को इम्पैक्ट करेगा, इट विल इम्पैक्ट द एंटायर नेशन। कौन कौन से जॉब्स की बात कर रहे हैं आप, और 27% जॉब गवर्नमेंट का उठाकर आप इनको कैसे दे रहे हैं, क्या डिसीजंस हुए हैं, किस रिसर्च पे आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि ये करना ज़रूरी है,
क्या वो डिबेट हुआ है, क्या वो कंटेस्ट हुआ है, क्या वो फुल्ली सबने एग्री किया है, उसके बाद आप ऐसा कैसे साइन कर सकते हैं। तो ये पहला चीज आया, ठीक है। क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट। तो साइन करने वाला इंसान इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, समझ में आ रहा है ये। तो डिसीजन सबने मिलकर लिया रहेगा। तो कौन कौन थे ये डिसीजन मेकर्स, ठीक है। ऑफिसर was merely implementing the instructions given by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, of which the department was a part। जो ऑफिसर था उसको बोला गया भाई साहब तुम साइन करो, इस साइन, क्योंकि गैजेटेड ऑफिसर ही उस पर साइन कर सकता है। तो गवर्नमेंट के जिस ऑफिसर ने उस पर साइन किया उसको बोला गया है कि तुमको ऐसा साइन करना पड़ेगा, तो उसने साइन किया। लेकिन किसने डिसाइड किया इसको, ठीक है, हु हैज डिसाइडेड ऑन दिस। वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व्ड other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of the main points that you covered later. President is the head of the state. आपने पढ़ा हुआ है भाई साहब, प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। प्रेसिडेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी जो चीज होती है उसको डायरेक्टली भाई साहब कैंसिल कर सकते हैं। अगर संविधान के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जाता है, कोई भी साधारण इंसान भी जाता है, तो प्रेसिडेंट उसको डायरेक्टली भाई साहब खारिज कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रेसिडेंट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज बेसिकली गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेस ऑल द गवर्नमेंट पावर्स। ही ऑल्सो टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग्स। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, एक होता है आपका लोकसभा जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होती है, ठीक है, और एक होता है आपका राज्यसभा जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं। लोकसभा में जो हम इलेक्शंस में जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको जिताते हैं और वो जाकर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में, राज्यसभा के मेंबर्स किससे चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा के लोग ही इनको इलेक्ट करते हैं। तो एलीट पर्सनालिटीज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स आर सिलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स टू बी राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के मेंबर्स डायरेक्टली हम इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो कितना सपोर्ट ही होना चाहिए भाई साहब इसका, 2/3। कोई भी बिल पास करने के लिए, ठीक है, लोकसभा मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी उसमें होना चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी शुड हैव साइंड ऑन दैट बिल, ओनली देन दैट द बिल विल बी पास्ड एंड एक्सेप्टेड। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। सो वेयर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन द डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या सारे लोग इन्वॉल्व थे? ये जो डिसीजन पास हुआ 27% कोटा का, क्या इसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे या ऐसे ही भाई साहब इसको पास करा दिया गया, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979। एक कमीशन अपॉइंट हुई थी इंक्वायरी करने के लिए। इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, मंडल कमीशन बोलते हैं, ठीक है। जिस समय पे ये आया था उस समय मैं आपकी उम्र का था। ये जब कमेटी का निर्वाचन हुआ था और जब ये फाइनल लॉ आया तो मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को अपने आप को जिंदा जलाते हुए देखा है। तब कॉलेज स्टूडेंट्स जो थे इसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखो क्या हुआ था, इंडिया का सीन तभी क्या था, ठीक है। इंडिया 1990s में, आज की तारीख में भाई साहब आप एडिडास के शूज़ पहन के घूमते हो, आप भाई साहब रोलेक्स का वॉच पहन के घूमते हो। दीज आर नॉट इंडियन कंपनीज, ठीक है, दीज आर फॉरेन कंपनीज। लेकिन इंडिया में फॉरेन कंपनीज का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं था। मतलब बहुत ही, हमारा एक ही मकसद था जीवन में, कैसा भी करके पढ़ लिख के भाई साहब गवर्नमेंट जॉब्स करो। हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। जो बिजनेस फैमिलीज हैं वो करेंगी बिजनेस, लेकिन बिजनेस भी बहुत कम लोग करते थे और ज़्यादा करके लोग भाई साहब गवर्नमेंट जॉब्स करना है, कैसा भी करके पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब्स करना है, गवर्नमेंट जॉब्स करना है। तो गवर्नमेंट जॉब्स पे बहुत बड़ी डिपेंडेंसी थी मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मिडिल क्लास फैमिली का बहुत बड़ा पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब्स पे जाता था, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी भाई साहब बंद थी तभी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इट वाज नॉट एन ओपन इकोनॉमी। इंडिया में भाई साहब तभी ये जितने भी आपको इंटेल या डेल या भाई साहब सैमसंग, ये सब नहीं दिखेगा आपको, सब इंडियन कंपनीज ही दिखेंगी। हाँ, इक्का दुक्का इधर उधर की कंपनीज दिखेंगी आपको, ठीक है। सो फॉरेन कंट्रीज का अप्रोच नहीं था, बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, और बिजनेस बढ़ नहीं रहा था तो एम्प्लॉयमेंट कम था, एम्प्लॉयमेंट कम था तो जितना भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करके आ रहा था वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से ही आ रहा था। प्राइवेट सेक्टर्स भाई साहब डेवलप नहीं हो पा रहे थे, ये थी सिचुएशन। अभी अगर गवर्नमेंट आके इस टाइम पे बोलती है कि 27% जो है तो बैकवर्ड क्लासेस को मिलेगा, तो अफरा तफरी तो मचेगी, ठीक है। देखो
गवर्नमेंट हमारे साथ अभी अभी इस चीज़ को समझो, 100 लोग हैं जो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 100 लोग हैं, तो 100 लोगों के लिए एक्चुअली में 1000 लोगों को जॉब चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, 100 ही जॉब क्रिएट किया है। इस चीज़ को समझो, ठीक है। 1000 लोगों को जॉब चाहिए, गवर्नमेंट ने 100 ही जॉब क्रिएट किया है, और गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इन 100 में से 27 लोग जो हैं बैकवर्ड क्लासेस के होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि बाकी 900 को वैसे भी जॉब नहीं मिलने वाला, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हों चाहे वो फॉरवर्ड क्लास के हों। समझ में आ रहा है ये? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 100 जॉब्स हम क्रिएट कर रहे हैं, 100 में से 27 हम बैकवर्ड क्लास। तो लोगों को ये वाला प्रॉब्लम नहीं दिखा, ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई साहब जॉब्स तो 100 ही है ना, लोगों को ये वाला प्रॉब्लम नहीं दिखा, लोगों को ये वाला ज्यादा प्रॉब्लम दिख गया, ठीक है। सो पीपल लॉस्ट होप्स। जो लोग भाई साहब मतलब पढ़ाई लिख कर कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे ऐसा विचार लेकर चल रहे थे, उनके लिए भाई साहब दुनिया खिसक गई, ठीक है। और फिर भाई साहब प्रोटेस्ट चालू हुआ, और ये बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट चालू हुआ, क्योंकि इसमें सारे कॉलेज के लड़के इन्वॉल्व थे, कॉलेज के लड़के, यंग लड़के लड़कियां सब लोग इन्वॉल्व थे। बहुत ऐसे जगहों पे आप मतलब गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, उसमें आपको दिखेगा मंडल कमीशन 1990 एंड इट्स इम्पैक्ट्स, टाइप करके देखिए, बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ पे सेल्फ इमोलेशंस होने लगे, कॉलेज के सामने लोग भाई साहब अपने ऊपर पेट्रोल देख के भाई साहब आग जला देते थे, और ऐसे सेल्फ एमुलेशंस पूरे भारतवर्ष में होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है। लोग भाई साहब रास्ते पे उतर आए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये हुआ था हमारे तभी प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उनके टाइम पे, ठीक है। वीपी सिंह वर द प्राइम मिनिस्टर एंड ड्यूरिंग हिज टाइम दिस कमीशन हैड अडॉप्टेड दिस रूल, ठीक है। ये रूल भाई साहब उस टाइम पे अडॉप्ट हुआ। इट वॉज हेडेड बाई वीपी मंडल, पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन। इस मंडल कमीशन के तहत भाई साहब ये हुआ, ठीक है। दिस हैपेंड बाई दिस मंडल कमीशन, ठीक है। The commission gave its report in 1980. 27% of government jobs be reserved for socially and educationally backward classes. Report and recommendations were discussed in the parliament. Many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the commission's recommendations. ठीक है, जनता दल promised that if voted to power, it would implement the मंडल कमीशन रिपोर्ट। जनता दल के भाई साहब लीडर थे कौन? वीपी सिंह, और उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर वो पावर में आए सो ही विल इंप्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन, ठीक है। लीडर वाज वीपी सिंह एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और तब भाई साहब एक बहुत दर्दनाक वो चालू हुआ, पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा रिवोल्ट फैला, और इस रिवोल्ट का बहुत बड़ा हिस्सा बना यंग क्राउड, ठीक है। कॉलेज जाते हुए जो लड़के लड़कियां थे वो इसका पार्ट बने, क्योंकि 27% वो उनको ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम दिखा, ठीक है। गवर्नमेंट अगर बोलती थी कि भाई हम ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं तो शायद ये डिफ्यूज हो जाता था। आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट इसको लाती थी, समझ लो आज की तारीख में अगर इतना लाती थी तो नहीं होता था इतना प्रोटेस्ट। क्यों बताओ? वाई? हाँ, ओके, पहली बात, आज की तारीख में इकोनॉमी खुल गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है तो प्राइवेट जॉब्स हैं, ठीक है। जिस कदर आज की तारीख में मार्केट में प्राइवेट जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज़्यादा हैं, और पेमेंट भी शायद उनका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा है मार्केट में, तो ऐसा नहीं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो कहीं जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा 1990s में था, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज की तारीख में प्राइवेट, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत डेवलप हो चुका है, तो इसीलिए जॉब्स की कमी नहीं है इन द प्राइवेट सेक्टर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दूसरा, आज की तारीख में क्योंकि हमारा मार्केट खुल चुका है इसलिए पीपल आर ट्राइंग टू गेट देयर ओन स्टार्टअप्स। आप देखोगे हर जो यंग लड़के लड़कियां हैं आपकी उम्र के, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई साहब जीवन में क्या करना है, हर दूसरा या तीसरा इंसान आपको यही जवाब देगा कि स्टार्टअप डालना है, ठीक है। कुछ ना कुछ भाई साहब सोच रहे हैं लोग, ठीक है। हाउ, क्यों सोच रहे हैं आप? ये ऐसा हम नहीं सोचते थे, क्योंकि हमारा परिवेश ऐसा नहीं था, हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं था। हमको भाई साहब कैसे भी करके पढ़ लिख के भाई साहब कोई एक सरकारी नौकरी ढूंढ लो और उसी में चिपके रहो पूरे ताउम्र, यही सिंपल फंडा था, ठीक है। बिजनेस के बारे में हम सोचते भी इसलिए नहीं थे क्योंकि तब चल रहा था लाइसेंस राज। लाइसेंस राज मतलब कैसा है कि एक छोटे से किराने की दुकान खोलने के लिए भी आपको इतने लाइसेंसेस लगेंगे कि आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते भाई साहब आपके जूते गिर जाएंगे, इतना डिफिकल्ट होता था, ठीक है। आज की तारीख में आप बहुत इजीली किसी बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। ये इजी जो वे आउट है ये पहले नहीं था, इसीलिए लोग बिजनेस पे गिव अप कर देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। सो टुडे इफ दिस वुड हैव बीन लॉन्च्ड देन देयर वुडंट हैव बीन सच अ वायलेंट प्रोटेस्ट एज इट हैपेंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल।
Ignited Minds Tutorials recently released an informative video series on the chapter of Working of the Institutions for Class 9 CBSE Social Science on YouTube. These videos aim to provide students with a comprehensive understanding of how institutions function in our society. With clear explanations and engaging visuals, the tutorials cover various topics such as the role of the government, judiciary, and parliament. By watching these videos, students can enhance their knowledge and improve their understanding of the functioning of institutions in our country. Ignited Minds Tutorials initiative to provide such educational content on a popular platform like YouTube is commendable and will undoubtedly benefit countless students. Okay, people, so we'll continue with working of the institutions, ठीक है? Okay. तो यहाँ पे आप देखो सेवरल डॉक्यूमेंट्स देख, तो हमने इसके पिछले बार डिस्कस किया कि कैसे एक डिसीजन लिया गया व्हेन बेसिकली वीपी सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, और इस डिसीजन में कैसे चीजें इम्पैक्ट हुई, ठीक है. सो सेवरल डॉक्यूमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस्ड द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन. तो एक कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ और ये कमीशन का नाम था बेसिकली मंडल, ठीक है, मंडल कमीशन, बिकॉज बेसिकली मंडल वाज, जो इस कमीशन को हेड कर रहे थे उनका नाम था मंडल. एंड दिस मंडल कमीशन वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, जिनको बहुत सालों से प्रताड़ित किया गया था. तो उन्होंने कुछ डेटा निकाला और डेटा के हिसाब से कुछ प्रपोजल्स दिए. प्रॉब्लम ये था कि ये जो लोअर कास्ट के लोग थे या बैकवर्ड कास्ट जिनको बोला जाए इंडियन सोसाइटी में, जिनको माना जा रहा था कि ये लोअर कास्ट के हैं, ठीक है, इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी लाइफ में. तो इनको अगर ऊपर लाना है तो वी हैव टू हैव अ सॉलिड प्रोसेस फॉर दिस, ठीक है. एक सॉलिड प्रोसेस से ही इनको ऊपर लाया जा सकता है. और इस सॉलिड प्रोसेस में मतलब मंडल कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया कि आप भाई साहब गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट आपके जितने भी सर्विसेज हैं उनमें भाई साहब इनके लिए रिजर्वेशंस करें, ठीक है, तो ये ऊपर आएंगे. अदरवाइज ये ऊपर नहीं आ पाएंगे. जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया है, इनका ऊपर आना लगभग असंभव है until unless some reservations are made by the government, ठीक है. On 6th of August 1990 the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. तो भाई साहब 6th of August 1990 को एक फाइनल डिसीजन हो गया to implement the recommendations. Next day Prime Minister VP Singh informed the Parliament about his decision through a statement in both the houses of the Parliament. तो उन्होंने भाई साहब अपना डिसीजन अनाउंस कर दिया कि वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस, ठीक है. तो मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस के तहत आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में आपके ये होने लगे, ठीक है. दीज वर बेसिकली सीट्स को रिजर्व किया जाने लगा, ठीक है. तो सीट्स स्टार्टेड टू बी रिजर्व. तो सीट्स का भाई साहब होने लगा क्या, रिजर्वेशन. रिजर्वेशन मतलब समझते हैं, ठीक है. रिजर्वेशन मतलब ये कुछ जो समझ लो, अगर मैं बोल रहा हूं कि 27% ऑफ सीट्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज आर रिजर्व, इसका मतलब क्या है कि हर 100 सीट में, ठीक है, 27% जो है वो बैकवर्ड कास्ट से भरा जाएगा. बाकी का 83% जो है तो जनरल कास्ट भी आ सकता है, बैकवर्ड कास्ट भी आ सकता है, ठीक है. ये 27% को भरे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड कास्ट के लोग ही हो सकते हैं, ठीक है. तो जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब रहेंगे ओनली दे कैन बेसिकली फिल दीज सीट्स, ठीक है. तो अभी क्या होगा, हो सकता है एक अनजस्टिफाइड चीज ये हो जाए कि भाई अगर कोई समझ लो हायर कास्ट का इंसान है और उसको लेट से 91% मिला है, और हो सकता है बैकवर्ड कास्ट में, ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज जा रहा है आपका 61%, लेकिन इसको इस कॉलेज में चांस मिल जाएगा, इसको इस कॉलेज में चांस नहीं मिलेगा, ठीक है. क्लियर है. सो ये होता है आपका सीट्स भरे जाए, क्योंकि देखो मुद्दा ये है कि सीट्स ज्यादा नहीं है, मुद्दा ये कि हमारा पॉपुलेशन अभी भी बहुत ज्यादा है और हर चीज की तंगी है. कॉलेज में एडमिशंस की तंगी है, आपके जॉब्स में तंगी है, ठीक है. देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन सब सीट्स को भरे. अगर समझ लो, अगर हम बोलें कि भाई साहब सारे सीट्स भरे जाने चाहिए, ठीक है, जितने भी लोग एग्जाम्स दे रहे हैं सबको मौका मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. हमको भाई साहब चुनाव करना ही पड़ेगा, जो बेस्ट है उसको ही देना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे मंडल कमीशन ने बोला कि 27% जो सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रहेंगे, ठीक है. तो हो सकता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में हाईएस्ट परसेंटेज 61 आया हो, उसका सिलेक्शन हो जाएगा.
इसका यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सीट भर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है भाई साहब, आपका परसेंटेज या कट ऑफ मार्क्स जो है वो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। सो दीज वजह चैलेंजेस आर देयर। तो नेक्स्ट डे आपके वीपी सिंह ने भाई साहब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, अनाउंस कर दी इन बोथ द हाउसेस। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज टू सेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द सीनियर ऑफिसर्स। पर्सनल एंड ट्रेनिंग मतलब क्या होता है भाई साहब, अभी इसको देखो, लेजिस्लेचर क्या करता है भाई साहब, लॉज बनाता है, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए होता है भाई साहब क्या, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और इसका बस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव होता है। तो सारे जितने भी आपके डिपार्टमेंट थे उन पे ये नोटिस भेज दिया गया, सारे कॉलेजेस में, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, सारे भाई साहब गवर्नमेंट जॉब्स में ये नोटिस भेज दिया गया कि अब से रिक्रूटमेंट या अपॉइंटिंग आपकी इस कास्ट बेसिस पे होगी, ठीक है। ओके, द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट drafted an order in line with the cabinet decision and took the minister's approval, and officers signed the order on behalf of the union government. This was how, ठीक है, OM number, this was born on August of 13, 1990. तो इस तरह से भाई साहब ये रूल बन गया, ठीक है, this was basically the rule. For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. मैं उस टाइम पे भाई साहब कॉलेज में ही आपके तरह था, मतलब 8th 9th में शायद था, 7th या 8th में, और मुझे याद है जब मैं स्कूल से वापस लौट रहा था तो मेरे को ऐसे कॉलेजेस के सामने बहुत बड़े जुलूसों को दिखता था मैं, ठीक है, जो ये यंगस्टर्स लड़के लोग थे, इनको भाई साहब अभी दिख रहा था कि हमको चांस नहीं मिलेगा क्योंकि 27% सीट्स जो है वो रिजर्व हो जाएंगी। तो इसके लिए कभी कभी लोगों ने सेल्फ इमोलेशन भी किया, अपने आप को जिंदा जला दिया, ठीक है, मतलब ऐसा अपने आप के ऊपर पेट्रोल फेंका और जिंदा जला दिया। सेल्फ, देखो यूथ जो है वो इमोशनल होता है, ठीक है, किसी मुद्दे को लेकर उनको भाई साहब अगर मतलब रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो उनके पास पेशेंस नहीं होगा, दे विल बेसिकली डू समथिंग व्हिच शुड नॉट बी डन, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री, ठीक है। बहुत सारे भाई साहब वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, बहुत सारे वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। हमने यहाँ पे भाई साहब सेल्फ एमुलेशन भी देखा है, ठीक है, सेल्फ एमुलेशन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, सेल्फ एमुलेशन मतलब खुद को जिंदा जला देना रास्ते पे ही, ठीक है, by students were attempted, self immolation by students were attempted, ठीक है, खुद को रास्ते पे जिंदा जला देना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हुई, लोगों में बहुत भड़का, मतलब पूरा अस्त व्यस्त हो गया ये, ठीक है। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन दिस इशू, कुछ भाई साहब इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ नहीं चल रहे थे। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वेर वायलेंट। वायलेंट मतलब अभी भाई साहब कहीं पे तोड़फोड़ हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट की चीजों को तोड़फोड़ किया गया, जैसे होता है भाई साहब मॉब, ठीक है, प्रोटेस्ट भाई साहब मॉब में कन्वर्ट हो गई और ये वायलेंट मॉब में कन्वर्ट हो गई, तो काफी सारा नुकसान हुआ। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो अभी तक एक सिस्टम चला आ रहा था भाई साहब, ठीक है, लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मेरिट बेसिस पे ही लड़ रहे थे, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि आप ये इतना जो है वो इस कास्ट को चला जाएगा, तो मतलब लोगों को अपने हाथ में आता हुआ चीज दूर जाता हुआ दिख रहा था, ठीक है। देखिए, इस समस्या का समाधान ये नहीं है कि जितने सीट्स हैं उनको डिवाइड कर दो, हाँ कुछ हद तक आपका ये है कि हमको नीचे के लोगों को ऊपर लाना है, ठीक है, ये सही है, लेकिन हमारा समस्या का मूल निवारण क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सबके लिए सीट्स क्रिएट करें, ठीक है। एक आइडियल सिनेरियो क्या होगा कि सबको, जिसको भी भाई साहब मतलब थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है उसको पढ़ने का मौका मिले, उसको सर्विस करने का मौका मिले, जो हमारे देश में पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ अ ह्यूज पॉपुलेशन। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भाई साहब ऐसा बोला कि इतना परसेंटेज सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रहेगा। Some felt the existence of inequalities among people of different castes in India necessitated job reservations, ठीक है। तो काफी सारा भाई साहब प्रोटेस्ट होने लगा, ठीक है, से नो टू रिजर्वेशन, मतलब देखिए कोई भी चीज नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं आपको बोल रहा हूं हमारे टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, मतलब कैसा सिनारियो था कि भाई साहब पढ़ लिख लो, कोई गवर्नमेंट जॉब कर लो, और या तो भाई साहब मतलब इधर उधर की मजदूरी करते फिरोगे, क्योंकि बिजनेस जो है उतना आसान नहीं था, ठीक है। बिजनेस में काफी सारे आपको लाइसेंसेस लगते थे, इसीलिए उस टाइम को बोला जाता था भाई साहब लाइसेंस राज, ठीक है, दिस वाज नोन एज अ लाइसेंस राज। आपको एक बिजनेस खोलने के लिए इतने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे कि आपके जूते घिस जाएंगे एंड यू विल गेट फेड अप, और आप फाइनली छोड़ देंगे।
बिजनेस बहुत मतलब जो एकदम जिसने डिसाइड कर लिया वही कर सकता है, ऐसा है, ठीक है। बिजनेस आप नहीं कर पाती, बिजनेस, हमारा बिजनेस सपोर्टिंग इकोनॉमी नहीं था और हमारा ग्लोबलाइजेशन भी नहीं हुआ था भाई साहब, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन भी नहीं हुआ था, मतलब हमारे बहुत रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड कंपनीज थे जो जॉब ऑफर कर रहे थे, तो प्राइवेट जॉब्स भी बहुत कम थी, तो लोगों के पास एक ही भाई साहब ये बचता था कि कैसा भी करके पढ़ लिख लो और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो अच्छा। अभी लोग कैसा भी करके स्ट्रगल करके पढ़ लिख के भाई साहब कंपटीशन में उतर के कैसा भी करके अपने जॉब्स को सिक्योर करने जा रहे हैं, तो यहां से और 27% भाई साहब माइनस हो गया। सो दिस वाज अ बिग ब्लो एंड पीपल वेर फ्रस्ट्रेटेड, मतलब अभी सब तरफ से हम मर रहे हैं, ऐसा हो गया, ठीक है। लोगों की मनोभावना ये हो गई, ठीक है। देखिए, आप किसी कौम का या किसी कास्ट का या किसी भी कम्युनिटी का डेवलपमेंट बाद में सोचेंगे, पहले अपने बारे में सोचेंगे, है ना। कौन किस कास्ट का है, उसको जॉब मिलने से उस कास्ट में अपलिफ्टमेंट होगा कि नहीं, उस कास्ट में भाई साहब डेवलपमेंट होगा कि नहीं, ये सब बात की बातें हैं। पहले आप देखेंगे कि भाई साहब तुम्हारे घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं, है ना। तो पहला स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पब्लिक का ये होता है कि यार ये आ गया, अभी हमारा क्या होगा, हमको गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं मिलेंगे, हमको भाई साहब गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशंस नहीं मिलेगा, तो हम कहां जाएंगे, ठीक है। दिस वाज द थिंग, दे फेल्ट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज who so far had not adequately been presented in the government employment, ठीक है। तो ये सब लोग भाई साहब यही सोचने लगे कि ये फेयर अपॉर्चुनिटी दोज कम्युनिटीज who so far had not adequately, तो सेवरल अदर्स फेल्ट, तो कुछ लोगों ने बोला भाई साहब अभी तक जिनको चांस नहीं मिला है। देखो, आप कोई एग्जामिनेशन अगर क्रैक कर रहे हैं, कोई कंपटीशन अगर क्रैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना, पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी मिली है, तभी तो आप कर सकते हैं। अचानक भयानक में अगर आप भाई साहब कहीं पे काम कर रहे होंगे और अचानक से आपको एक पैसा आएगा कि चलो भाई साहब कल एग्जाम देना है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। एक परिवेश, एक माहौल होता है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अगर ये लोगों को अभी तक ये माहौल ही नहीं मिला है, तो वो जीवन में ऊपर आएंगे कैसे, ठीक है। अनटिल अनलेस वी क्रिएट अ बेस फॉर दैट, ठीक है। हाँ, लोगों का ये मानना है कि ये नहीं मेरिट पे आना चाहिए, लेकिन मेरिट पे कैसे आएंगे, ठीक है। दे आर डाउन ट्रॉडन एंड दे बिलोंग टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। They have been basically expelled from the society, they have been denied the benefits of the society, तो इनका जीवन में स्ट्रगल बहुत पहले से ही बना हुआ है, तो ये कैसे ऊपर आएंगे, ठीक है। So they felt that this would give a fair opportunity to those, तो सब लोगों ने जो लोअर कास्ट के लोग थे, जिनको लोअर कास्ट बोला जाता था या जो लोअर कास्ट के थे इंडिया में, उनके लिए तो भाई साहब उन्होंने बोला कि चलो अच्छा है, कोई तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है। हम जो इतने सालों से सताए हुए हैं हायर कास्ट से, या हमको जो चांसेस नहीं मिले हैं लाइफ में, चलो वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर। बॉम्ब था इतना जोर से, शटर बंद था ये कि बॉम्ब था, शटर बंद, ओके। अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज। तो ये अनफेयर, मतलब ये दोनों में डिबेट चलता रहा। हायर कास्ट के लोग बोलने लगे भाई हमारे लिए अनफेयर है, लोअर कास्ट के लोग बोले कि भाई साहब अभी तक सब अनफेयर था, अभी थोड़ा सा फेयर हो रहा है। तो ये भाई साहब आपका एक जद्दोजहद चलता रहा। देखो, चीजों को ऐसे समझने की कोशिश करो। हाँ, मेरिट चल रहा है, आप देखो, एक जो अच्छा कॉलेज जिसने अच्छा स्कोर किया है तो वो अच्छा कॉलेज जाना चाहिए, है ना, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन जिसने अच्छा स्कोर किया है वो ऐसे आसमान से तो नहीं टपका है ना, उसको अच्छा परिवेश मिला है, अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, एजुकेशन मिला है, खाना पीना मिला है, रहन सहन मिला है, तभी तो जाकर वो करेगा ना। कोई तो भाई देखो, ये सब बात कहने की बातें हैं कि आप स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के भाई साहब बड़ा महान बन गए, ये सब कहने की बातें। हो सकता है इक्का दुक्का ऐसा केसेस हो, लेकिन ज्यादा करके टॉपर्स भाई साहब घर के माहौल में से ही होते हैं, है ना। तो अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसको मौके भी तो अच्छे मिले हैं, ठीक है। अभी आप आते हैं एक लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी इंसान से, ठीक है, जिसको भाई साहब जिसके घर में चूल्हा कभी जलता है कभी नहीं जलता है, जो भाई साहब समाज के लोगों से प्रताड़ित है, ठीक है, जिसको भाई साहब बहुत अत्याचार किया गया है, जिसको गांव से बाहर रखा गया है, जिसका मतलब ऐसा माना जाता है कि उसके हाथ का पानी भी पिएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह के माहौल में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा भी 91% लाए? समझ में आ रहा है? तो कंपटीशन इज नॉट फेयर, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए, है ना। आप अगर मार्केट में जाएंगे, आप अगर एप्पल खरीदने जाएंगे तो वो बोलेगा ये वाला 50 का है, ये वाला भाई साहब 25 का है, ये वाला भाई साहब 30 का है, ऐसा बोलेगा ना भाई। क्यों? 50 को 30 के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते,
है ना, उनका कैटेगरी है, कैटेगराइजेशन है, और आपको डिफरेंस दिखेगा भी, ठीक है। तो एक बंदा भाई साहब एक जॉब के लिए या एक गवर्नमेंट स्कूल के लिए एक बंदा 91% ला रहा है, आप बोल रहे हैं ये भाई साहब बहुत अच्छा है, ये भाई साहब 61 ही पर, क्योंकि उसको मिला ही है भाई साहब उतना, उसका क्या दोष, ठीक है, उसको तो भाई साहब उतना ही मिला है ना, उसको ना परिवेश मिला और ना ही भाई साहब उसको वैसा रहन सहन मिला, ना वैसे खाना पीना मिला, उल्टा मिला समाज की जिल्लत, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बराबरी से तो कंपटीशन हो ही नहीं रहा है, कंपटीशन तो बराबरी का है ही नहीं। एक कौम को या एक कास्ट को आपने बिल्कुल समाज के बाहर ही रखा है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस कौम से कोई इंसान हाँ आ सकता है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल कुछ हो जाए। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ही वॉज एन एक्सेप्शनल मैन, उन्होंने किसी तरह से अपनी पढ़ाई की, फिर वो फॉरेन गए, डॉक्टरेट किया, ये सब बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। इंसान जो बनता है ना वो उसके एनवायरनमेंट की वजह से ही बनता है, उसको जैसा एनवायरनमेंट, और ये 99% सच है, 1% आपका एक्सेप्शन होता है, बाकी 99% आपके एनवायरनमेंट से ही आप बनते हैं, आपको जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा ही आप बनेंगे, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। तो यू नो इट इज नॉट, हाँ 91 परसेंटाइल के लिए आप बोल सकते हैं शायद ये उसके लिए नाइंसाफी होगी, लेकिन जो 91% लाएगा वो डेफिनेटली एक इंटेलेक्चुअल हो चुका है, उसने पढ़ाई के माध्यम से उस लेवल पे अपने आप को लाया है। आज अगर उसको चांस नहीं मिल रहा है, वो जीवन में हारेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, है ना, समझ में आ रहा है, वो जीवन में हारेगा नहीं, इस चीज को समझिए, ठीक है। जो एक्चुअली में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 91% स्कोर कर रहा है, ही हैज वेल एजुकेटेड हिमसेल्फ, उसने अच्छी खासी मेहनत की है, अच्छी खासी पढ़ाई की है, वो कम से कम जीवन में हारेगा नहीं, क्योंकि ये सारे चीजों को अक्यूमुलेट कर लिया है उसने, कुछ ना कुछ वो कर ही लेगा, ठीक है। लेकिन जो 61% ला रहा है वो एक बैकवर्ड कास्ट से ला रहा है, और वो उसने मतलब उसके जीवन में स्ट्रगल के सिवा और कुछ रहा ही नहीं है। अगर आज हम उसको मौका देते हैं तो शायद आने वाली पीढ़ी सुधर जाए क्या, मतलब उनको मौका मिले तो वो भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। ये 91% आप बोल सकते हैं कि हाँ इसके साथ अनफेयर हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो अनफेयर हो रहा है थोड़ा सा हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, समाज में बैलेंस लाने के लिए थोड़ा हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये भाई साहब इतना नीचे, ये इतना ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इसको तो नीचे उतरना पड़ेगा ना, और इसको तब भी हम ऊपर कर सकते हैं, तभी जाकर बैलेंस आ सकता है। सो यस, इट इज नॉट अनफेयर फॉर अ मेरिट a person from higher caste to be denied merit, to be denied admission on merit. It is not fair, definitely not fair, ठीक है। But there has to be some sacrifices made, ठीक है, there has to be some before we achieve the balance। ये मंडल कमीशन जो आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब इंडिया में ये मतलब एक हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हर मतलब सेंसस में इसको देखा जाएगा कि कितना हमने अप्रूव किया, कितने लोग ऊपर आए हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब समाज में इक्वल बैलेंस हो जाएगा, तब ये परफेक्टली मेरिट बेस्ड हो जाएगा, देन इट विल बी कंप्लीटली मेरिट बेस्ड। लेकिन तब तक तो हमें थोड़ा सा भाई साहब इसको, क्योंकि आज की तारीख में समाज का जो हाल है उसके लिए हम खुद ही उत्तरदायी हैं। आप बोल सकते हैं कि जिस पर्सन को 91% मिला है उसका तो कोई ऐसा रोल नहीं था कि इनको शोषण करो, लेकिन उनके परदादाओं ने तो किया है ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पे ऑफ करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यस, डिबेट तो है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम एकदम से सुलझे हुए तरीके से इसको निपटा सकते हैं। जो लोग मेरिट बेस पे ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये डिबेटेबल है, और जो लोग भाई साहब इतने दिन बाद जिनको मौका मिल रहा है उनके लिए भी डिबेटेबल है। तो यस, देयर इज अ डिबेट, देयर इज अ क्लैश, एंड देयर विल ऑलवेज बी अ क्लैश। डोनेशन, देखिए कॉलेज में डोनेशन का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। मैं यहाँ पे स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल का जो डोनेशन सिस्टम है वो अलग है। जो रेपुटेड कॉलेजेस होते हैं उनका डोनेशन सिस्टम अलग होता है, अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग तरीके से डोनेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल इस चैप्टर का मुद्दा नहीं है, ठीक है। डोनेशन इज समथिंग एल्स, ठीक है। डोनेशंस जो कॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एक अलग क्राइटेरिया पे चल रहा है। जैसे समझ लो अगर कोई MBBS कॉलेज है, MBBS कॉलेज मतलब जहाँ पे डॉक्टर्स पढ़े जाते हैं, ठीक है, डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, और किसी इंसान को भाई साहब लेट्स से अभी जैसे नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, नीट में टोटल स्कोर होता है 720, ठीक है, किसी को मिला है लेट्स से 300 क्वालिफाई नहीं कर रहा है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। अगर इस कॉलेज में से एडमिशन चाहिए तो लेट्स से उसको 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, 3 करोड़ रुपए का फीस होगा उसका, ठीक है। अगर समझ लो किसी को 700 स्कोर मिला है तो उसका फीस इस कॉलेज के लिए हार्डली
60-70 हज़ार में वो निपट जाएगा, 5 साल का कोर्स वो कर लेगा 60-70 हज़ार में। लेकिन इस बंदे को 3 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। अगर इसके पापा के पास पैसा है तो वो देंगे। और आप बोलेंगे भाई साहब लेकिन ये अच्छा डॉक्टर बन पाएगा क्या? देखिए, अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाया तो वैसे भी उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? डॉक्टर बनना आसान बात नहीं है। आप इसी को समझिए, ये 3 करोड़ रुपए जो देंगे इसके पापा, ठीक है, इसको एग्जामिनेशंस क्रैक करने हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ठप्पा लग गया उसको, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, ये सारे एग्जामिनेशन उसको क्रैक करने हैं, तब जाकर उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये प्रैक्टिकल्स करने हैं, इंटर्नशिप करनी है, तब जाकर उसको मिलेगा। ये कोई आसान काम नहीं है, आप ऐसे ही ठप्पा लेकर नहीं चले आएंगे, ठीक है। तो 3 करोड़ देगा कोई इंसान, तो आप बोलेंगे भाई साहब ये तो पैसे से पड़ गया। हाँ पड़ गया, लेकिन हॉस्पिटल क्या करेगी, इस 3 करोड़ से और ज्यादा डेवलपमेंट करेगी, और ज्यादा मशीन्स मंगवाएगी, और ज्यादा फैकल्टीज रखेगी। इससे क्या होगा, वहां पे सीट्स और बढ़ेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डोनेशंस पे बैन नहीं रखा है, ठीक है। करना है ना, कर लो भाई साहब 3 करोड़। क्योंकि देखो, एक हॉस्पिटल को, एक मेडिकल कॉलेज को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को नहीं करके 1000 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा। एक मेडिकल कॉलेज जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, सारे फैकल्टीज हो, सारा टीचिंग स्टाफ हो, उसको बनाने में गवर्नमेंट का नहीं करके 1000 करोड़ का खर्चा है। कितने ही मेडिकल कॉलेजेस वो बना पाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट देख रही है भाई साहब, अगर इस बंदे को जिसको 300 मिला है, जो क्वालिफाई नहीं करता है, अगर उसको भाई साहब ये कॉलेज सीट दे रही है 3 करोड़ लेके, तो देने दो, ठीक है, देने दो। ये 3 करोड़ कॉलेज भाई साहब यूज करेगा कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए। कॉलेज का डेवलपमेंट मतलब ज्यादा फैकल्टीज, ज्यादा रूम्स, ज्यादा भाई साहब प्रैक्टिकल्स, ज्यादा भाई साहब आपके इक्विपमेंट्स, जो आगे के फ्यूचर के लोग बेनिफिट करेंगे। जितना सीट्स इंक्रीज होगा उतने और ज्यादा आएंगे। तो दैट इज द रीजन गवर्नमेंट हैज नॉट बैंड डोनेशंस, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अभी देखो, वो पैसे से पढ़े या मेरिट से पढ़े, पैसे से अगर पढ़ रहा है तो उसका ऐसा नहीं कि भाई उसको मिल ही जाएगा सर्टिफिकेट, उसको तो जितने मेडिकल काउंसिल के एग्जामिनेशन हैं वो पास करने ही पड़ेंगे। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं कभी तो देखते हैं वो सर्टिफिकेट लगा रहता है वहां पे, वो ऐसे ही नहीं मिला है उनको भाई साहब। उनको सारे मेडिकल काउंसिल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनको पास करने पड़ेंगे, और वो बहुत टफ होते हैं, ठीक है, दे आर रियली टफ, ठीक है। सो दैट इज अबाउट डोनेशंस। तो उसके सीट मिलेंगे ना भाई साहब। लोअर कास्ट के लिए 27% है कोटा है, 27% का कोटा है, ठीक है। लोअर कास्ट में भी आज की तारीख में बहुत कंपटीशन हो गया है। पहले के जमाने में तो भाई साहब लोअर कास्ट का कोई टॉपर शायद 40 या 43% पाता रहेगा। आजकल के लोअर कास्ट के टॉपर भी भाई साहब 90% तक खींच रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है ना। जब ये स्टार्ट हुआ तब लोअर कास्ट का एक इंसान का टॉपर का परसेंटेज 40-41% रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में भाई साहब इट हैज इंक्रीज टू 91%। Because development is happening. It was implemented way back in 1990. Today we are running in what? 2023. तो आपके 23 साल इधर हो गए भाई साहब और उधर 10 साल, ठीक है। तो कितने हो गए? 33 साल हो गए। 33 years have already gone by, ठीक है। They would be denied jobs even though they could be more qualified. Some felt that this would be perpetuate caste feelings among people and hamper national unity. तो आपका भाई साहब सब लोगों ने बोला कि देखो अभी क्या होगा, एक हेट्रेड फीलिंग होगी। हायर कास्ट वाले बोलेंगे कि यार लोअर कास्ट वाले हमारा जॉब लेकर जा रहे हैं, लोअर कास्ट वाले बोलेंगे भाई साहब अभी तक तो हमको मौका नहीं मिला था, अभी मौका मिला तो तुम जलन रहे हो, ठीक है। तो ये एक हेटेड फीलिंग क्रिएट करेगा और हमारे कास्ट या कम्युनिटी में डिफरेंसेस लाएगा, हमारे यूनिटी को तोड़ेगा। ऐसे लोगों के अलग अलग विचार हैं, अभी भी हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी वोंट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और नॉट, वी ओनली टेक दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री। हमारा मुद्दा यहाँ पे ये डिस्कस करना नहीं है कि रिजर्वेशंस आर राइट और नॉट फॉर इंडिया, बट आवर इंटेंशन हियर इज कि हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, कि कैसे गवर्नमेंट एक डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। सो हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट को किसने रिजॉल्व किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस। तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट के सारे डिसीजन सही हों, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है और पीपल आर ऑब्जेक्टिंग टू इट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, ये जो क्या करेगा भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा इन इंडिया, दे विल सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस। सो गवर्नमेंट डिसीजन से जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस अपोज्ड टू दिस ऑर्डर फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन दीस कोर्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने भाई साहब केस फाइल किया, ठीक है। दे अपील टू द कोर्ट्स टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इंप्लीमेंटेशन।
तो आप गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को भाई साहब उसका डिसीजन देना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया bunched all these cases together. This case was known as the Indira Swani and others versus Union of India case. 11 judges of the Supreme Court heard arguments of both sides. दोनों sides का भाई साहब argument सुना, 11 judges थे इसमें, ठीक है। By a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the government of India was valid. तो आपका भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था that was basically valid. At the same time, the Supreme Court asked the government to modify its original order. It is said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded. ठीक है, well-to-do persons will be excluded, ठीक है, from getting the benefit of reservation. ठीक है, तो जो लोग backward class में well-to-do places से हैं, they should be excluded. जिनके पास भाई साहब पैसा है, आर्थिक अवस्था अच्छी है, तो उनको क्यों रिजर्वेशन मिले? Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum, ठीक है, एक और मेमोरेंडम ऑफिस किया on September 8, 1993. This dispute thus came to an end. This policy has been followed since then. तो आपका भाई साहब तब से ये पॉलिसी फॉलो हो रहा है. This policy is getting followed, ठीक है। उसमें पूरी सीट्स फुल नहीं तो किसी और को लेंगे। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का नीड क्या है? वी हैव सीन वन एग्जांपल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज. गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योर, ठीक है, गवर्नमेंट भाई साहब किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर एंश्योर टू द सिटीजंस एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल. तो गवर्नमेंट का मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है भाई साहब? वेलफेयर. व्हाट इज द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट? वेलफेयर, ठीक है। सो इट विल बेसिकली प्रोवाइड दीज एमिनिटीज, ओके। It collects taxes and spends the money thus raised on administration, defense and development programs. तो हमारे टैक्स के पैसे से भाई साहब इन सब चीजों पे कार्रवाई होती है गवर्नमेंट की. It formulates and implements several welfare schemes. Some persons have to take decisions on how to go about these activities. Others have to implement these decisions. ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, तो इसको भाई साहब इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो these policies are basically implemented. If disputes arise on the decision or in their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong, and that's when we will approach courts, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे जो है they will intervene. It is important that everyone should know who is responsible for doing what. It is also important that these activities keep taking place even if the person in key position change, ठीक है। मतलब समझ लो अगर आप बोलेंगे भाई साहब रेलवे मिनिस्टर चेंज हो गए, तो क्या रेलवेज बंद पड़ जाएंगी? नहीं ना भाई साहब, ठीक है। आपका एविएशन मिनिस्टर चेंज हो गया या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के मिनिस्टर चेंज हो गए, तो आर दीज गोइंग थिंग, मतलब आज कल से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा ना भाई साहब, ठीक है। तो अगर कोई ऑफिस या पोर्टफोलियो या पर्सन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब द सर्विसेज विल नॉट बी इंपैक्टेड. दीज आर एसेंशियल सर्विसेज. ठीक है, ओके. So, to attend all these tasks, several arrangements are made in all modern democracies. Such arrangements are called institutions. ठीक है, the constitution of any country lays down basic rules on the powers and functions of each institution. The prime minister and the cabinet minister are institutions that take all important policy decisions. ठीक है, तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, and the cabinet minister, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है और उनका होता है भाई साहब एक कैबिनेट. कैबिनेट मतलब उनके खुद के क्लोज मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस. दे विल टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजंस विद रिगार्ड्स टू रनिंग द कंट्री. इसके बाद आते हैं आपके सिविल सर्वेंट्स. सिविल सर्वेंट्स मतलब कौन हो जाएगा? जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, देन भाई साहब डीआईजी, ठीक है, जो पुलिस हेड हैं, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब सिस्टम के दे आर द वंस हु विल रन इट. ठीक है, वंस दे रिसीव ऑर्डर्स, the civil servants will execute the policies of the government. Working together are responsible for taking steps to implement the minister's decisions. Supreme Court is an institution where disputes between citizens and the government are finally settled. तो कहां पे जाकर डिस्प्यूट सेटल्ड होता है? सुप्रीम कोर्ट में. अगर कोई डिस्प्यूट रहता है तो अगर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है, किसी सिटीजन ने किसी गवर्नमेंट के डिसीजन पे चैलेंज किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व होता है. ठीक है, एवरी सिटीजन कैन चैलेंज द डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट. ठीक है, तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला और फिर वहां पर डिसाइड होगा. ठीक है, ओके.
So can you think of some other institutions in this example? What is their role? Working with institutions is not easy. Institutions के साथ काम करना easy नहीं है. Institution involves rules and regulations. Institutions involve meetings, committees, routines. ठीक है, ये सब भाई साहब आपके होंगे. Okay, this often leads to delays and complications. तो आपके institution के वजह से कभी-कभी बहुत सारे delays और complications भी होते हैं. Therefore, dealing with institutions can be frustrating. ठीक है, अगर आपका डिक्टेटरशिप वाला गवर्नमेंट है, समझ लो कोई डिक्टेटर है हिटलर टाइप का, उसने बोल दिया कल ये करना है तो सबको वही करना पड़ेगा, कोई चैलेंज नहीं, कुछ नहीं. लेकिन हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, डिसीजन हुआ, फिर डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होगा, फिर प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फिर जाकर डिसाइड होगा नहीं ये सही है, तब जाके उसको इंप्लीमेंट करेंगे. इंप्लीमेंट करने में भी भाई साहब हम बहुत सख्ती नहीं बरत सकते. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. तो इसीलिए डेमोक्रेसी बेसिकली थोड़ा सा स्लो है. आप 10th में एक चैप्टर पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें आप स्पेसिफिकली इस चैप्टर को पढ़ेंगे इस तरह से कि मतलब डेमोक्रेसी जो है अपने आप में सही प्रोसेस तो है लेकिन स्लो है. ठीक है, इट इज नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है. Therefore, dealing with institutions can be frustrating. One might feel that it is much better to have one person take all the decisions without any rules, procedures and meetings. तो ऐसा कई बार आपको लगेगा कि यार कोई एक इंसान हो तो ही अच्छा. ठीक है, मतलब उसने फटाफट अपना डिसीजन ले लिया और इंप्लीमेंट कर दिया, इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो दैट इज कॉजिंग डिले. बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल. कभी कभी डिले होना अच्छा है, क्योंकि जितना डिले होगा उतने लोगों के पर्सपेक्टिव्स या थॉट प्रोसेसेस खुलेंगे. आप जितना जल्दी ताबड़तोड़ डिसीजंस लेंगे उतना ही डिसीजंस में गलत होने का संभावना ज्यादा रहेगा. जितना धीरे सुस्ते चीज इंप्लीमेंट होंगी उतना ही गलतियां होने की संभावनाएं कम रहेंगी. ठीक है, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन. इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन taken very quickly, but they also make it equally difficult to rush through a bad decision. ठीक है, तो bad decision से भी भाई साहब ये पंगा हो जाता है. That is why democratic governments insist on institutions. ठीक है, तो पार्लियामेंट भाई साहब आपका एक इंस्टीट्यूशन है. Why do we need a parliament? In all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the parliament, on behalf of the people. तो ये भाई साहब कुछ जो गिने चुने लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट वी मीन बाय अ पार्लियामेंट. इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट. एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली. तो जो हम कंट्री के लेवल पे पार्लियामेंट बोलते हैं, वो स्टेट के लेवल पे क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, देखो कंट्री के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आपका होता है भाई साहब लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट के लेवल पे इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पार्लियामेंट. ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली. इसीलिए जो सेंटर पे इलेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो स्टेट लेवल पे मिनिस्टर बनते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. क्लियर है? क्लियर है? ओके. द नेम may vary in different countries, but such an assembly exists in every democracy. It exercises political authority on behalf of the people in many ways. पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. ठीक है, तो किसी भी कंट्री में जहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप है, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज. ठीक है, पार्लियामेंट आपका फाइनल अथॉरिटी है. दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स. ठीक है, इनको हम भाई साहब क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर्स. पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, change existing laws or abolish existing laws and make new ones in their place. ठीक है, तो नए लॉज बना सकती हैं, जो पुराने लॉज थे उनको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, और एकदम एक नए लॉ को उसके प्लेस में ला सकते हैं. पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, जहां पे भी डेमोक्रेटिक सेटअप है वहां पे भी पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट भाई साहब हेड ऑफ द लेजिस्लेचर है. ठीक है, सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, जैसे पार्लियामेंट कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा? पार्लियामेंट में भाई साहब रूलिंग पार्टी भी होती है और अपोजिशन पार्टी भी होती है. अगर रूलिंग पार्टी ने कुछ डिसीजंस लिए तो अपोजिशन पार्टी उसको क्वेश्चन करेगी. ठीक है, कि भाई साहब आपने ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया. ठीक है, सो दिस इज देयर टू चेक ऑन द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट भाई साहब डिक्टेटर ना बन जाए. ठीक है, इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल. डायरेक्ट है और फुल कंट्रोल है. दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट. हर बार जब भी आप कोई बिल पास करने जाएंगे
वो बिल भाई साहब 2/3 मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट कल कोई सोचता है, ठीक है, कोई भाई ये बिल लाना चाहिए, ठीक है, ये हमको लॉ लाना चाहिए, वो लॉ भाई साहब गवर्नमेंट सोचेगी और गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर सोचेंगे तो ही नहीं होगा, बाकी सब लोग भी सोचने चाहिए। मतलब उस बिल पे 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट का साइन होना चाहिए, तभी जाकर वो लॉ बनेगा, ठीक है। सपोर्ट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट द गवर्नमेंट्स हैव, सारा पैसा ये कंट्रोल करते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज एनी द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट, जब पार्लियामेंट सैंक्शन करेगा तभी गवर्नमेंट उसको स्पेंड कर सकता है। रूलिंग पार्टी का ऐसे नहीं होता कैंसिलेशन, ठीक है। तो मतलब समझो, अगर समझ लो पूरे पार्लियामेंट में 545 लोग हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को अगर मिला ले हम, लेट से हमने मतलब बोल लिया कि 721 पीपल है, ठीक है, 721 पीपल है, ठीक है। तो इसका, तो आपने कोई बिल लाया, ठीक है, कोई लॉ लाया, कोई रूल लाया, बिल हो गया, रूल हो गया, या कोई लॉ लाया, ठीक है, ये तभी लॉ बन सकता है जब ये 2/3 मेजोरिटी से पास हो। 2/3 ऑफ 721 मतलब लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर वैसा 3 2 6, 3 4 12, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो अप्रोक्सीमेटली 241 लोगों ने अगर उस बिल पे समर्थन किया रहेगा, ठीक है, ये तो हो गया 241 इंटू 2, तो ये हो गया कितना, 2 1 2, 4 2 8, 2 2 4, ठीक है। सो आउट ऑफ 721 पीपल, इफ 4, मैं ऐसे ही फिगर्स ले रहा हूं आपको, ठीक है, अगर 721 लोगों में से 482 ने उसमें सहमति दे दी तो वो लॉ बन जाएगा। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, तुम कितना भी वर्बली अपोज कर लो, ये कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोगों, 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोगों ने अगर किसी बिल का समर्थन कर दिया, किसी भी पार्टी के हो, लोकसभा मेंबर्स हैं, राज्यसभा मेंबर्स हैं, इफ दे सपोर्ट इट देन इट विल बी पास्ड एज अ लॉ। नहीं किया तो वो बिल नहीं पास होगा, नहीं कुछ कर सकती, नहीं। आप रूलिंग पार्टी ये कर सकती है कि लोगों को उजागर करे कि भाई साहब नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली उसको प्रेस करते रहे, ठीक है, भाई साहब नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो शायद इनका 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में मन बदले, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई लॉ बनता है तो पूरा देश उसका अपोज कर सकता है, वैसे ही जब लॉ नहीं बनता है तो रूलिंग पार्टी उसको प्रेशराइज कर सकती है और देश उसका भी समर्थन कर सकती है, ठीक है। Okay, Parliament is the highest form of discussion and debate on public issues and national policy in any country. Parliament can seek information about any matter. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब highest body हो जाएगा. This will be the highest body. तुम लोग को जब मैं पूछता हूं तब तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो। अभी अचानक में क्या हो रहा है भाई, ये बाकी था, वो बाकी था। जब उस दिन मैंने पूछा तब तो सबने मुंडी हिला दिया। तो मैं अभी एग्जाम ही नहीं लूं तुम लोग का, है ना, नहीं लूं, एग्जाम ना जाने के बहाने हैं ये। स्कूल में तो हो गया रहेगा, स्कूल में कल एग्जाम नहीं दोगे ना, तो जब भी मैं टेस्ट देता हूं आप लोगों का प्रोटेस्ट आता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब मैं पूछ रहा हूं इतनी बार कि भाई क्या नहीं हुआ है बताओ, अभी बोल के क्या फायदा, अभी आई कैन डू एनीथिंग, नहीं हो सकता भाई साहब। अभी कुछ जितना मैं खींच सकता हूं उतना खींच सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये आपका चैप्टर स्कूल में आ रहा है तो आई विल ऑल्सो कंडक्ट अ टेस्ट हियर, आपको देना है दीजिए, ना देना है ना दीजिए। जब मैं पूछ रहा हूं इतनी बार क्या बाकी है क्या बाकी है, चुपचाप बैठे हो भाई साहब, इतनी बार पूछ रहा हूं ये बाकी है वो बाकी है, पूछो ना, बोलो ना। अभी आपने वो नहीं कराया, अभी आपने ये नहीं कराया, दुनिया भर के नेगेटिव्स। ओके, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वी हैव सीन वन एग्जांपल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। कौन सा हो गया भाई साहब, तो ये तो कर ही लिया था हमने। साइंस में क्या बाकी है अभी, इसमें से कोई चैप्टर निकलेगा अभी, है ना।
अभी तक क्यों नहीं बोला कि सर ये चैप्टर बाकी है? मैं वहां पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करा रहा हूं भाई साहब। ओके, सो पीपल वी वर कंटिन्यूइंग विथ, अरे यार, सो वी वर कंटिन्यूइंग विथ वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है। तो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो दो लेवल्स पे होता है, एक होता है पॉलिटिकल लेवल पे और एक होता है भाई साहब आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेवल जो होते हैं वो हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे आपके नेशनल लेवल पे हो। तो सेंटर लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है, हमारी 3 टायर गवर्नमेंट है। आरुष उसको बंद कर देना, थैंक यू, ठीक है। हमारी 3 टायर गवर्नमेंट है, ठीक है, वी आर बेसिकली अ फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो हमारा 3 टायर गवर्नमेंट मतलब क्या हो जाएगा, एक गवर्नमेंट हो गया आपका यूनियन या सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, एक गवर्नमेंट हो गई आपकी भाई साहब स्टेट लेवल पे और दूसरी हो गई भाई साहब आपका विलेज या तालुका लेवल पे, ठीक है, क्लियर है। और हर एक में आपके इलेक्शंस होते हैं, हर लेवल पे आपके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शंस में जिनको आप जिताते हैं, जो पब्लिक वोट से जीतते हैं, उनको हम बोलते हैं, पर इस हो गया क्या, तो यहां पे जो पब्लिक इलेक्शंस से जीतते हैं उनको हम बोलेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो भाई साहब अपने बलबूते पे आते हैं, मतलब बलबूते पे आते हैं बोलेंगे तो इनका प्रॉपर एग्जाम्स होता है, इनकी अलग से ट्रेनिंग होती है, इनको हम बोलते हैं क्या, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और लेट्स से हेड ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट, डीआईजी, पुलिस के डीआईजी, ये जितने भी बड़े बड़े ऊंचे ओहदे होते हैं इनको प्रॉपरली आईएएस पीसीएस के एग्जाम से क्लासिफाई होकर आना पड़ता है, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए चुनाव जीतते हैं, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, ठीक है, 5 साल से पहले भी सरकार गिर सकती है, ठीक है, अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तमाम रीजन से सरकार गिर सकती है। सरकार अगर गिर गई तो जिन लोगों को इलेक्ट किया गया था या जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे, अभी वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं रहेंगे, दे विल नो लॉन्गर स्टे देयर एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। सो इनको हम क्या बोलेंगे, टेम्पररी मेंबर्स हैं ये, ठीक है। ये वाले आपके परमानेंट मेंबर्स होंगे। जो आईएएस ऑफिसर पहले था वो आईएएस ऑफिसर बाद में भी रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। सो दीज आर बेसिकली ऑन देयर ओन, ये बाकायदा पढ़ लिख कर एग्जाम्स क्रैक करके फिर जाकर आईएएस का सिलेक्शन होता है, फिर जाकर ये एग्जीक्यूटिव बनते हैं। इनका भाई साहब पूरा रोल क्या होता है, व्हाई आर दे देयर, क्योंकि जो लोग सरकार में आते हैं, जैसे जैसे अगर समझ लो आकर एक इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो पार्टी जीती वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, तो उस गवर्नमेंट में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो क्या जो मिनिस्टर होंगे क्या वो एक्चुअली में कोई डॉक्टर होंगे जो हेल्थ डिपार्टमेंट संभालेंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। जो रेलवे संभालेंगे क्या वो भाई साहब कोई इंजीनियर होंगे, नहीं, वहां पे वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ही हैज वन द इलेक्शन, ही और शी हैज वन द इलेक्शन बाय रिप्रेजेंटिंग पीपल, पीपल हैव लेट देम विन द इलेक्शंस, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन उनको कौन टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उनको कौन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ठीक है। ये लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग उसी फील्ड में रहते हैं, ठीक है। कोई रेवेन्यू में रहता है भाई साहब, ठीक है, कोई भाई साहब एडमिनिस्ट्रेटिव में रहता है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, और इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लेवल्स पे लोग रहते हैं जो पढ़ लिख कर आते हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। सो दे आर गोइंग टू बी द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो बंदा भाई साहब अगर समझ लो कोई आईएएस ऑफिसर है, वो बीजेपी के अंडर भी आईएएस ऑफिसर रहेगा, कांग्रेस के अंडर भी आईएएस ऑफिसर रहेगा, इट डजंट मैटर व्हाट पार्टी इज रूलिंग द स्टेट और द नेशन, ठीक है। ही विल प्रोवाइड हिज असिस्टेंस टू द रूलिंग पार्टी एंड टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और टू द एमएलए। क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। ओके, वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जनरली आपके जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल के होते हैं, अनटिल अनलेस इट इज अ मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। या समझ लो मिड टर्म इलेक्शंस कब होंगे भाई साहब आपके, जब सरकार पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया हो, या कोalition गवर्नमेंट का गवर्नमेंट भाई साहब टूट गया, अभी किसी की भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, तो इन सर्कमस्टेंसेस में आपका मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, ठीक है।
पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो ये भाई साहब लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। मतलब जो आईएएस ऑफिसर होगा जिसको हम ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्यूरोक्रेसी। तो ये भाई साहब जो आईएएस ऑफिसर होगा वो अपने लास्ट दिन तक, मतलब जब तक उस 58 का ना हो जाए तब तक भाई साहब वो काम करता रहेगा, है ना। सो दीज पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, दीज पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। पॉलिटिकल लीडर हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी। जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, दे बेसिकली फॉल इन दिस कैटेगरी, ठीक है। ये डिसीजंस लेते हैं, उनको डिसीजंस लेने में इनकी मदद लगेगी और उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने में भी इनकी मदद लगेगी, ठीक है। दे आर बेसिकली बैकिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज फॉल इन दिस कैटेगरी। तो जो भी लोग सिविल सर्विसेज में काम करते हैं दे एक्चुअली फॉल इन दिस कैटेगरी, ठीक है। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, these officers work under political executive and assist them in carrying out the day to day administration। तो भाई साहब जो भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोग किनको हेल्प करेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स को हेल्प करेंगे, उनको भाई साहब आश्वासन देंगे कि भाई साहब ये स्टेप लेना जरूरी है, इस स्टेप से हम इस नतीजे तक पहुंचेंगे या ये होगा। सो दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड असिस्ट देम इन कैरी आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि इनको टेक्निकल नॉलेज रहता है, इनको उस फील्ड में नॉलेज रहता है जिस फील्ड से ये आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ये? जैसे रेवेन्यू सिस्टम, कोई रेवेन्यू मिनिस्टर हो गया, अभी रेवेन्यू का उसको कुछ मालूम नहीं है बिकॉज ही हैज नॉट वर्कड इन दैट प्रोफाइल, ठीक है। मे बी ही इज नॉट इवन लिटरेट बट पीपल हैव ट्रस्ट इन हिम बिकॉज ऑफ विच दे हैव वोटेड फॉर हिम एंड ही हैज वन द इलेक्शन। So after he becomes the member of the parliament or the member of the legislative assembly, will he have a thorough experience of revenue? Obviously not. So where will he get their experience from revenue? These people who will be from the revenue department, who will be the ये जो आपके भाई साहब permanent executive होंगे वो इनको help करेंगे, they will be the ones who will help him out, ठीक है। Why does the political executive have more power than the non-political executive? क्यों political executive को ज़्यादा power है जबकि political executive को शायद पूरे डिपार्टमेंट की मालूमात भी नहीं है ना, सब कुछ मालूम नहीं है उस डिपार्टमेंट के बारे में, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो है डेमोक्रेसी, ठीक है। और डेमोक्रेसी में हम रिप्रेजेंटेटिव्स को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स पे पब्लिक ने भरोसा जिताया है, जिसने भाई साहब इलेक्शन जीता है पब्लिक का उस पर भरोसा है, ठीक है, तभी तो उसने इलेक्शन जीता होगा। इसीलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसी आईएएस ऑफिसर को ट्रांसफर करवा सकता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भाई साहब किसी आईएएस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है, नहीं ऐसा ही करना है तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। Why is the minister more powerful than the civil servant? सिविल सर्वेंट मतलब समझ में आ रहा है, जो आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, ये लोग भाई साहब सिविल सर्वेंट होते हैं। तो मिनिस्टर या पॉलिटिकल जो हेड होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इज मोर पावरफुल बिकॉज आर्स इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेसी में वोट और पीपल का भरोसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। People are more because during elections people would vote for the person whom they trust and that person basically wins the election and becomes a member of the parliament or member of the legislative assembly। Clear है? कौन क्वेश्चन सा? नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject। जो सिविल सर्वेंट होता है, जैसे आप बोलते हैं ना आईएएस है या पीसीएस है, ठीक है, तो ये आईएएस पीसीएस लोग भाई साहब ज़्यादा एडुकेटेड होते हैं। आईएएस इस दुनिया का सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जामिनेशन है, इंडिया का तो है ही बट ये दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। आईएएस में बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं और अगर आप देखोगे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं आईएएस के लिए, लेकिन आईएएस में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनका ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में ही नॉलेज होना चाहिए, एवरीथिंग दैट इज कंसर्न, मतलब इंजीनियरिंग से लेकर भाई साहब सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो आईएएस एक बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, इसको क्रैक करना आसान नहीं है, और अगर आपने रिटन क्रैक कर भी दिया, इंटरव्यू क्रैक करना और भी मुश्किल है, ठीक है। इंटरव्यू बहुत तगड़ा इंटरव्यू होता है, ठीक है, मतलब इंटरव्यू पैनल होता है और ये लोग जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे ना उस पर देखेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि कल को आप बहुत बड़े चीज़ को हैंडल कर रहे होंगे। समझ लो कहीं पे रायट हो रहा है, अभी उस रायट को आपको रोकना है, कैसे रायट को रोकेंगे? खड़े हो जाएंगे, भाई साहब आओ कौन आने वाला है, ऐसे नहीं, देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म एंड अ सिस्टम, ठीक है। सो उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करेंगे, हाउ विल यू हैंडल दैट प्रेशर, हाउ विल यू ब्रिंग दैट राइट अंडर कंट्रोल, ठीक है। क्योंकि पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट पे भरोसा करे या ना करे, गवर्नमेंट को उसका नतीजा मिल जाएगा इलेक्शंस में, लेकिन जो आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं उनका तो तभी का तभी रिजल्ट मिल जाएगा,
है ना, वेदर दे आर एबल टू कंट्रोल अ सिचुएशन और नॉट, ठीक है। सो काफ़ी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन होता है और काफ़ी पढ़े लिखे लोग ही, मैं आपको बता सकता हूँ औसताना एवरेज आईएएस की जो लोग तैयारी करते हैं और जो क्रैक करते हैं वो लोग ऑन एन एवरेज दिन में 16 से 17 घंटे पढ़ते हैं सर, ठीक है। दैट इज द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक दीज एग्जामिनेशंस, ठीक है। वेरी वेरी टफ, ठीक है। एग्जामिनेशन तो टफ होता ही है, इंटरव्यू भी बहुत टफ होता है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे भाई साहब द सिविल सर्वेंट इज मोर एजुकेटेड, भाई साहब ऑब्वियसली वो आईएएस या पीसीएस क्रैक करके आया मतलब बहुत ज्यादा एजुकेटेड होगा, एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जो रेवेन्यू से आ रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहा है, जो पुलिस से आ रहा है, इसको उस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा मालूमात होगी, ज्यादा नॉलेज होगा। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको डोमिनेट कर रहा है या वो उसको इंस्ट्रक्शंस देगा, बिकॉज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोगों के बारे में सोचेगा और गवर्नमेंट का मेन मुद्दा है लोगों के बारे में सोचना, ठीक है। कम से कम लिखित रूप से तो यही है ना, टू अंडरस्टैंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। You might have the best of suggestions, you might have the best of techniques, but what matters is are you able to do welfare for the people, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। परमानेंट एग्जीक्यूटिव से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा हो सकता है वो पढ़ा लिखा ना हो, और 9 आउट ऑफ 10 केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। 9 आउट ऑफ 10 केसेस में ऐसा ही होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को शायद कुछ भी ना मालूम हो फाइनेंस के बारे में, या पढ़ा लिखा हो लेकिन फाइनेंस बैकग्राउंड से ना हो, शायद वो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो, शायद भाई साहब वो एमबीबीएस के बैकग्राउंड से हो, ऐसा हो सकता है। देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज लाइक दिस, ठीक है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जरूरी नहीं कि भाई साहब उन्होंने फाइनेंस में चैंपियन होंगे, ठीक है। तो जो उनके अंडर काम कर रहे होंगे, विच मीन्स द परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो रेवेन्यू सिस्टम में काम कर रहे होंगे, दे वुड हैव मोर नॉलेज एंड दे आर देयर टू प्रोवाइड दैट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू द मिनिस्टर सो दैट ही कैन मेक वाइज डिसीजंस दैट वुड इम्पैक्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। सो एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स than the finance minister. Sometimes the ministers may know very little about the technical matters that come under happen in ministry, ठीक है। तो कभी कभी जो मिनिस्टर्स होते हैं एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के, रेलवे के कोई मिनिस्टर हो गए भाई साहब, ट्रांसपोर्ट के कोई मिनिस्टर हो गए, या फाइनेंस के कोई मिनिस्टर हो गए, ठीक है, डिफेंस के मिनिस्टर हो गए, सो इनको शायद बहुत कम मालूमात होगा क्योंकि इनका ज़्यादा करके जीवन लोगों में बीता है ना, लोगों को कन्विंस करने में, ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स करने में, लोगों का विश्वास जीतने में, इलेक्शन कैंपेन्स करने में। सो हाउ वुड दे गेट द टाइम टू एक्वायर एक्सपर्टीज और नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर डायमेंशन और फील्ड, ठीक है। सो दैट्स वेरी ऑब्वियस, they will have not much of knowledge out there, ठीक है। Sometimes the ministers may know very little about the technical matters that come or under that ministry, उस मिनिस्ट्री के अंदर। तो इसीलिए ये डिपार्टमेंट होता है आपका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। This could easily happen in ministries like defense, industry। अभी देखो जो डिफेंस को हैंडल कर रहे होंगे जो मिनिस्टर, उनको टैंक का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उनको भाई साहब गन्स का नॉलेज होना चाहिए, उनको भाई साहब कॉम्बैट ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मिलिट्री के सारे टेक्निक्स, नेवी के सारे टेक्निक्स, ठीक है, ग्राउंड फोर्स के सारे टेक्निक्स, एयर फोर्स के सारे टेक्निक्स, सब नॉलेज उनको होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? इज इट दैट अ मिलिट्री मैन और अ पर्सन फॉर मिलिट्री हैज टू एक्चुअली गेट अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट, ठीक है? ऑब्वियसली नॉट। अगर टूटा रहेगा ना भाई साहब तो आज घर नहीं पहुंचेगा बेटा, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस पीपल? डिफेंस, ठीक है। हेल्थ क्या हो जाएगा भाई साहब? हेल्थ जैसे समझो जो हेल्थ को हेड कर रहा होगा, हेल्थ मिनिस्टर होगा, इट शुड बी वैलिड इफ ही इज अ डॉक्टर, इफ नॉट देन ऑल्सो ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। उसके अंदर में बड़े बड़े डॉक्टर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। तो हो सकता है जो मिनिस्टर्स हैं जिनको लोगों ने भरोसे के साथ इलेक्ट किया है ताकि वो गवर्नमेंट रन करे और सरकार चलाए और देश को चलाए, तो हो सकता है मोस्ट पॉसिबिलिटीज में ऐसा ही होगा कि उनको जो फील्ड दिया गया उसके बारे में उनको ज्यादा मालूमात नहीं है, ठीक है। But they are there to help them, okay. So why should the minister have the final say on these matters? Reason बहुत ही simple है, in a democracy the will of the people is supreme, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में भाई साहब कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। Why? Because the political executive has been chosen by the people
and in the democracy it's people's will that matters, that is considered as supreme. Are we clear on this one people? ठीक है. So आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव जितना भी क्वालिफाइड हो या जितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, द फाइनल से ऑन एवरी मैटर विल बी फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. ठीक है. Are we clear on this one people? The minister is elected by the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. ठीक है. She or he is finally answerable to the people for all the consequences of their decision. तो अगर भाई साहब डिसीजन सही होगा तो अगले इलेक्शन में पार्टी, भाई साहब तो मेरे कैमरा को डैमेज करेगा लगता है, ठकाक से लगा, तब से तेरे पेन गिरे ही जा रहे हैं. ओके, दैट इज व्हाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस. तो मिनिस्टर भाई साहब फाइनल डिसीजंस ले रहा है. यहाँ पे किसी के पास सप्लीमेंट रखा था मैंने, अध्याय, ये जो बंदा है न्यूयॉर्क से आया है भाई साहब ये. ठीक है. द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेम एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजंस ऑन द पॉलिसी शुड बी मेड. तो मिनिस्टर भाई साहब फाइनल डिसीजन लेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो मिनिस्टर इज ऑल इन ऑल ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंट. द मिनिस्टर इज ऑल इन ऑल, उस पे ही फाइनल डिसीजन रेस्ट करता है. ठीक है. द मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हर और हिज मिनिस्ट्री. द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स. तो जितने भी टेक्निकल मैटर्स होंगे उसमें मिनिस्टर पूरा एडवाइस सारे डिपार्टमेंट से लेगा. ठीक है. बट वेरी ऑफन experts hold different opinions or place before her more than one option depending on what the overall objective is. the minister decides. तो इसके ऊपर भाई साहब मिनिस्टर डिसाइड करता है. ठीक है. क्लियर है क्या ऑब्जेक्टिव है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो विल टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. तो सबसे बड़े और ऊंचे ओहदे पे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हैं. ठीक है. ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन. ठीक है. दूसरे देशों में कहीं पे प्रेसिडेंट होते हैं मोस्ट पावरफुल, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इट्स प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर द मोस्ट पावरफुल. येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है. ठीक है. तो होता क्या है, देखिए, पार्टीज इलेक्शंस लड़ती हैं और जो भी पार्टी जीतती है वो पार्टी आपस में डिसाइड करती है कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन चुनेगा. ठीक है. तो प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई साहब आपको अगले 24 घंटे में या अगले 48 घंटों में आपके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट आ जानी चाहिए. उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हो जाएगी ताकि आप अपना काम संभाल लें विदाउट एनी डिलेस. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर जो है इनका कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है. पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और पार्टीज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट को फॉरवर्ड करती है कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे अगले प्रधानमंत्री यही होंगे. ठीक है. ओके. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन ही और शी लाइक्स. प्रेसिडेंट ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ये थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई साहब, चलो तुम आ जाओ प्राइम मिनिस्टर बन जाओ. ऐसा नहीं है. ठीक है. आपका जो पार्टी जीतेगा या जो भी मिली जुली सरकार बनेगी वो डिसाइड करेंगे एंड फाइनली दे विल गिव अ प्रपोजल टू द प्रेसिडेंट दैट ही और शी वुड बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट अपने आप से किसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकता है. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोएलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. तो प्रेसिडेंट भाई साहब क्या करता है, अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी. तो अब जो लीडर होंगे मेजॉरिटी पार्टी के और द कोएलिशन ऑफ पार्टीज, कभी कभी कोएलिशन पार्टी बनती है. ठीक है. दैट कमांड्स द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर. इन केस नो सिग्नल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट. ठीक है. अगर भाई साहब किसी को पूरा बहुमत नहीं मिल रहा है, ठीक है, इन केस नो सिंगल पार्टी, किसी सिंगल पार्टी या अलायंस को अगर पूरा बहुमत नहीं मिल रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट. ठीक है. तो जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उसको भाई साहब अपॉइंट करेंगे. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर. इनका भाई साहब फिक्स टेन्योर नहीं होता है. हालांकि आपके लोकसभा इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, लेकिन ऐसा हम बोल नहीं सकते कि प्राइम मिनिस्टर का फिक्स टेन्योर हो गया भाई साहब, अभी 5 साल तक इनको कोई नहीं निकाल सकता. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. किसी भी टाइम पे सरकार गिर सकती है. ठीक है. He continues in power so long as he remains the leader of the majority party or the coalition. कभी कभी मेजॉरिटी पार्टी होती है, जैसे अभी अगर देखोगे तो बीजेपी एक मेजॉरिटी पार्टी है तो प्राइम मिनिस्टर हैं. अभी कोalition अगर होता है मतलब मिली जुली सरकार होती है, कभी कभी किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो क्या बनाता है, मिली जुली सरकार. ठीक है. जिसको हम कोalition गवर्नमेंट. तो ये वाला पार्टी इनको मिलाकर भाई साहब एक पार्टी बन गया. इसमें होता क्या है, कभी भी कल डिसएग्रीमेंट होगा तो भाई साहब वो सरकार गिर जाएगी. ठीक है. ऐसा बहुत बार हुआ है. ठीक है. आफ्टर द ऐसा एक दौर था हमारा 2 साल का जहां पे हमारे इंडिया ने कम से कम 7 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं. ठीक है.
IK गुजराल, देवगौड़ा, ठीक है, दीज वर पीपल हु वर, कोई 2-3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई 4 महीने के लिए, कोई भाई साहब 1 साल के लिए, क्योंकि उस टाइम पे किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी और मिली जुली सरकार बन रही थी बार बार। और मिली जुली सरकार में यही टेंशन होता है सबको, भाई साहब हमको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तुम हटो, ठीक है। तो ये अगर सपोर्ट हटा लिया तो सरकार गिर जाएगी। तो वो एक दौर था 1-2 साल का जब हमने काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर्स एक साथ देख लिए, क्योंकि उस टाइम पे बार बार जो प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट हो रहे थे वो कोएलिशन गवर्नमेंट से हो रहे थे। नो पार्टी वाज एक्चुअली गेटिंग द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर भाई साहब अपॉइंट हो गए, वो एक भाई साहब लिस्ट देंगे कि ये मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट देम, ठीक है। ओके, द मिनिस्टर आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोएलिशन दैट हैज मेजॉरिटी इन द लोकसभा। जितने भी मिनिस्टर्स का नाम आता है ये लिस्ट में, वो बेसिकली आज सोशल स्टडीज का ही पेपर मिला है ना, कोई साइंस का तो क्वेश्चन नहीं है उसमें, देख ले भाई साहब। ओके, द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोएलिशन दैट हैज मेजॉरिटी इन द लोकसभा, ठीक है। तो ज्यादा करके भाई साहब मेजॉरिटी जो होगी या कोएलिशन गवर्नमेंट। अभी मिली जुली सरकार अगर है, समझ लो A, B, C, ये 3 पार्टीज हैं और इनको मिलाकर, इनके उम्मीदवारों को मिलाकर भाई साहब सरकार बन रही है। तो ए बोलेगा भाई साहब मेरे ना 25% लोग होने चाहिए, ये बोलेगा भाई साहब मेरे 50% लोग होने चाहिए, ये बोलेगा मेरे 25% लोग होने चाहिए, ऐसे बनती है सरकार भाई साहब, ठीक है। किन किन कैंडिडेट्स को ये फॉरवर्ड, तो अभी देखो तीनों पे डिपेंडेंसी रहेगी। ए के उम्मीदवार ये नहीं बोल सकते नहीं भाई साहब B से वो नहीं आना चाहिए, C के उम्मीदवार ये नहीं बोल सकते A से वो नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पॉलिटिकल खेमे में एक दूसरे से दुश्मनी होती है, ठीक है। लेकिन अभी अगर मिली जुली सरकार है तो आपको वो सारे डिफरेंसेस डिसॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये डिफरेंसेस कभी कभी स्टार्टिंग में तो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर 1-2 साल बाद फिर से पनपते हैं और तब सरकार गिरती है, ठीक है। ओके, सो द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोएलिशन। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी उम्मीदवारों का चयन हुआ है या जिन लोगों ने भी इलेक्शन जीता है, द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज दोज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मतलब कौन, जिन्होंने बाकायदा इलेक्शन जीता है, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज देम, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर का किसी ऐसे इंसान को चुन सकता है जिसने इलेक्शन ना जीता हो, कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान को इलेक्शन लड़के फिर जीतना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो बहुत सेल्डम ऐसा होता है, ज्यादा करके जो टीम बनती है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से बनती है। समटाइम्स अ पर्सन, ये मैं बोल रहा था, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कभी कभी एक ऐसा इंसान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, जिसने कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ा है, कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर, बट सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में उसको भाई साहब इलेक्टेड होना पड़ेगा विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर, ठीक है। 6 महीने में भाई साहब उसको इलेक्शन जीतना पड़ेगा इन वन ऑफ द हाउसेज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो भाई साहब पार्लियामेंट में नहीं आ सकता है। अगर किसी ने इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं किए हैं तो वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। 6 महीने में आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही हैज टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस इन ईदर द लोकसभा और द राज्यसभा, ठीक है। Council of Ministers is the official name for the body that includes all the ministers. It usually has 60 to 80 ministers of different ranks, ठीक है। तो आपके भाई साहब इतने सारे मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है। ओके, अभी आपका आता है एक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, सो टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस। आपका जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं
दे बेसिकली मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, दे विल मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये कौन होंगे? दीज विल बी वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, ठीक है, जैसे फाइनेंस हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स लोग संभालते हैं, ठीक है। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनर रिंग है बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। इट कंप्राइजेस अबाउट 20 मिनिस्टर्स, 20 मिनिस्टर्स को कंप्राइज करता है ये, ठीक है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो हैं, जो इंडिपेंडेंट चार्ज के होते हैं, आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, ठीक है। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके जो, देखिए ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द पीएम, ये उसके बाद आएगा आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। सो ये इनका कैबिनेट है, ये मेन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं। उसके बाद आएगा आपका काउंसिल, ठीक है। काउंसिल के साथ प्राइम मिनिस्टर की और कैबिनेट की उतनी रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती हैं जितना प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के साथ होती है। तो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेसिफिकली इनवाइटेड। तो दे विल पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेसिफिकली इनवाइटेड, ठीक है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है दे आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये असिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. So ये decisions कहाँ पे decide होते हैं भाई साहब? Cabinet meetings में। That is why parliamentary democracy in most countries is often known as cabinet form of government. तो उसको हम बोलेंगे cabinet form of government. The cabinet works as a team. The ministers may have different views and opinions, but everyone has to put up every decision of the cabinet. ठीक है? तो ministers के अलग views हो सकते हैं, ठीक है? मिनिस्टर्स के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं एंड ओपिनियंस भी हो सकते हैं, बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। जो कैबिनेट जो भी डिसाइड करेगा वो मानना पड़ेगा, ठीक है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कोई भी मिनिस्टर भाई साहब क्या क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है, डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो आपका भाई साहब वरना क्या हो जाएगा, लोगों का भरोसा टूट जाएगा, है ना। अगर पार्टी में आपस में लोग लड़ने झगड़ने लगे, सो दैट विल एंड अप द एंटायर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओके, एवरी मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो कैबिनेट भाई साहब एक टीम की तरह is assisted by the cabinet secretariat. Clear hai people? Okay. This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministries. Powers of the prime minister, he chairs cabinet meetings, ठीक है। तो जो आपका प्राइम मिनिस्टर होगा ये कैबिनेट मीटिंग्स होल्ड करेगा, he will basically hold the cabinet meetings. He coordinates the work of different departments, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का काम कोऑर्डिनेट करता है ये। His decisions are final in case disagreements arise between departments. तो उसका डिसीजन भाई साहब फाइनल होता है, ठीक है, किसका? प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। अलग अलग मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर जो है तो सुपरवाइज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द वन हु बेसिकली जनरली सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के ये सुपरवाइजर हैं। ऑल मिनिस्ट्रीज वर्क अंडर हिज लीडरशिप, सारे मिनिस्ट्रीज प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स। तो ये भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट, साफ जितने भी लोगों के पोर्टफोलियोज हैं या काम है ये प्राइम मिनिस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, ठीक है। सो ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, अगर मिनिस्टर ने क्विट किया तो सारा मिनिस्ट्री भाई साहब क्विट करेगा। इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पावरफुल, ठीक है। अगर भाई साहब कैबिनेट मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज मोस्ट पावरफुल, ठीक है। तो कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर आपके सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। तो प्राइम मिनिस्टर भाई साहब क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कैबिनेट को भी और पार्लियामेंट को थ्रू द पार्टी। द मीडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाई मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब मीडिया क्या करता है, द मीडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड
by making politics and elections as a competition between the top leaders of parties. So जितने भी top leaders हैं उनके बीच में भाई साहब elections contest करवाता है, ठीक है, media. Powers of the Prime Minister in India too, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of the Prime Minister, ठीक है. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public. तो इनका भाई साहब पब्लिक के ऊपर बहुत सारा इन्फ्लुएंस था. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया exercised enormous authority because he had great influence over the public. Indira Gandhi, powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. Prime Minister also depends on the personality of the person holding that position. ठीक है, तो Prime Minister also depends on the personality of the person holding that position. ठीक है. However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the Prime Minister. तो recent years में क्या हो गया है भाई साहब? The rise of coalition politics. आपके आज की तारीख में क्या हो रहा है? कोई भी पार्टी का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पार्टीज की संख्या बढ़ गई है और लोगों के चॉइसेस भी बढ़ गए. लोग सोचे कि भाई साहब इस पार्टी को वोट देकर देखते हैं, इस पार्टी को वोट देकर देखते हैं. लोगों के एक्सपेरिमेंटेशंस बढ़ गए हैं. पहले अगर आप देखोगे इंडिया जब एक एज अ कंट्री फॉर्म हुआ था इंडिपेंडेंटली, तो लोगों का भाई साहब एक ही एक्सपेक्टेशन था. तो एक कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से चली आ रही थी, ठीक है, और लोग उसको लगातार वोट दिए जा रहे थे. बट देन थिंग्स चेंज, ठीक है, थिंग्स चेंज, बहुत सारे पार्टीज आ गए, अभी लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए. तो किसी भी पार्टी का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाना, ठीक है, लगभग असंभव है. जिनका पेपर खत्म हो गया इधर ध्यान दीजिए क्योंकि चैप्टर आपको है, ठीक है. तो किसी भी पार्टी का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाना लगभग असंभव हो गया है, ठीक है. Has imposed certain constraints on the power of the Prime Minister. The Prime Minister of a coalition government cannot take decisions as he likes. अपने आप से भाई साहब ये decisions नहीं ले सकते, ठीक है. He has to accommodate different groups and factions in his party as well as amongst alliance partners. He also has to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends, ठीक है. तो he has to heed the views and positions, दूसरे लोगों को भी इसको देखना पड़ेगा, ऑफ द कोएलिशन पार्टनर्स. अगर भाई साहब कोई मिलीजुली सरकार बनी है और कोई प्राइम मिनिस्टर, मतलब समझ लो 3 पार्टी से चुनकर बनी है, ABC, ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर भाई साहब इन तीनों पार्टी से चुनकर बने, ठीक है. तो ही ऑल्सो हैज टू, तो इनको A का भी सुनना पड़ेगा, B का भी सुनना पड़ेगा और C का भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट है और कोएलिशन गवर्नमेंट में आपको सबका ही सुनना पड़ेगा. सो ही हैज टू हीड द व्यूज एंड पोजिशंस ऑफ द कोएलिशन पार्टनर्स एंड अदर पार्टीज ऑन हु सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स, ठीक है. Okay, the president is the head of the state. ठीक है, प्रेसिडेंट इज बेसिकली द हेड ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए प्रेसिडेंट हमारे जो हैं, ही इज लाइक अ सिंबॉलिक हेड, ही इज लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, इज द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है. प्रेसिडेंट इज द क्वीन, इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन. क्वीन ऑफ ब्रिटेन का भाई साहब पॉलिटिक्स में कोई नेक्सस नहीं है, ठीक है. President of India is like the Queen of Britain, whose function are to large extent ceremonial. ये भाई साहब ceremonial है, ठीक है. Supervises the overall functioning of all the political institutions in the country, so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state, ठीक है. Supervises the overall functioning of all the political institutions in the country, so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state, ठीक है. तो ये operate करेंगे harmony में to achieve the objectives. President is not elected directly by the people. The elected members of the parliament, that is MPs, and the elected members of the legislative assemblies elect her. तो आपके जो elected members of the parliament है, ठीक है, members MPs and the elected members of the legislative assemblies elect her. तो आपके जो members of parliaments हैं और members of legislative assemblies हैं, they are the ones who are electing it, ठीक है. A candidate standing for the president's post has to get a majority of votes to win the election. This ensures that the president can be seen to represent the entire nation.
प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कभी भी आपका डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट क्लेम नहीं कर सकता, दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इसको चुनते हैं, ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर जितना पॉपुलर होता है या लोग जितना उनको जानेंगे, एक प्रेसिडेंट को नहीं जान सकते, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द वन हु इज डूइंग द एंटायर वर्क, ठीक है। दिस एंश्योर दैट शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट के काम क्या क्या है, कोई कहीं पे इलेक्शन हुआ है तो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, ठीक है। इसके लिए वो रूलिंग पार्टी को बुलाएंगे और बोलेंगे कि आप अपने नॉमिनेशंस भरिए, आप बताइए कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन कौन से पोर्टफोलियो किस में बांटे जाएंगे। तो ये ऐसे वैसा इसका नॉमिनेशन होता है, ठीक है। सो दैट इज, तो ये सारे काम है। ही इज नॉट अ एक्टिव पॉलिटिशियन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज नॉट एन एक्टिव पॉलिटिशियन, मतलब ये एक्टिवली, प्रेसिडेंट इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। The same is true for the power of the president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. All governmental activities take place in the name of the president. देखो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट इज जस्ट अ साइनिंग अथॉरिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे साइन ही करते हैं लेकिन ये डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज जस्ट अ साइनिंग अथॉरिटी। हाँ चलिए, ये वाला बिल है जिसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिस बिल को मिल गया इसको हम साइन कर देंगे, ठीक है। अगर भाई साहब किसी पार्टी ने इलेक्शन जीता है तो पार्टी का गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए, तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे, तो प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे, ठीक है। ओके, द सेम इज ट्रू फॉर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन you would think that there is nothing that she cannot do. All governmental activities take place in the name of the president. All laws and major policy decisions of the government are issued in her name. ठीक है? All major appointments are made in the name of the president. तो सारे जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे बनते हैं। किसका किसका हो गया भाई साहब यहाँ पे?